जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं, यानी पार्ट 9। ठीक, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो इसमें अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है दो कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कणों के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो। जैसे आपको देखो दो वर्ड मिलेंगे ज्यादातर, कौन कौन से। एक आपको वर्ड मिलेगा अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब समझो, अनुक्रमानुपाती को हम लोग समानुपाती भी बोलते हैं, अथवा में इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, समानुपाती। ध्यान से समझना। देखो, समानुपाती का मतलब होता है जैसे ये कोई ए वस्तु है, ठीक, और ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया बी। तो जब कोई दो वस्तुएं आमने सामने हो, यानी यहाँ पर ए लिख दिया हमने और यहाँ पर बी, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में या हिंदी में समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। अब देखो, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि यदि हम आपसे कहें कि इस बी के मान को बढ़ा दिया जाए, इस बी के मान को बढ़ा दिया जाए तो ए के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा ए का मान भी बढ़ जाएगा। यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है यदि बी की वैल्यू बढ़ेगी तो ए की भी बढ़ेगी, और यदि बी की वैल्यू घटेगी तो ए की भी वैल्यू घटेगी। और किस प्रकार से, ये भी समझो। जैसे हम आपसे कहेंगे कि बी को दोगुना कर दिया जाता है, हमने क्या बोला, बी को दोगुना कर दिया जाता है, तब ए पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ए भी आपका दो गुना हो जाएगा। ए भी कैसा हो जाएगा, दो गुना। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे, यानी ऐसे याद रखो। देखो, आज के जमाने में होता है कि हम लोग अपने पड़ोसियों से ज्यादा परेशान रहते हैं। इसका मतलब ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपकी जॉब लग गई है, ठीक, और आपने अपना एक अच्छा सा घर बनवा लिया, एक खंड का, ठीक, सिंगल स्टोरी। अब आपके सामने वाला पड़ोसी, सामने वाला भी मान सकते हो, पड़ोसी भी मान सकते हो, अब उसको टेंशन हो जाएगी, वो कहेगा हम भी अपना बनवाएंगे, ठीक, तो वो क्या करेगा, वो भी एक स्टोरी का बनवा लेगा, यानी एक खंड का, ठीक। फिर आपने क्या किया, एक और बनवा दिया उसके ऊपर, फिर उसको टेंशन हो गई, वो भी बढ़वा देगा। कहने का मतलब, जब हमारा विरोधी आमने सामने हो, उस स्थिति में, एक देखो, ये एक एग्जांपल दे रहे हैं हम ताकि आप चीजों को समझ सको। यानी अगर ये वाला मान लो ऐसे बढ़ा रहा है तो ये वाला भी बढ़ा रहा है, फिर ये वाला बढ़ा दिया तो ये वाला भी बढ़ा दिया। यानी जब चीजें आमने सामने है, कहने का मतलब जैसा जैसा ये करेगा वैसा वैसा वे करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे बात को। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ए के अनुक्रमानुपाती कोई वस्तु बी है, तो जिस हिसाब से बी का मान बढ़ेगा उसी हिसाब से ए का, और जिस हिसाब से बी का मान घटेगा उसी हिसाब से ए का मान घटेगा। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका अनुक्रमानुपाती का मतलब, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्युत्क्रमानुपाती, इसको भी समझो। देखो, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जब अपोजिट में चीज, यानी ए प्रोपोर्शनल 1/b। अब इस घटना को हम लोग कहेंगे क्या, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, अब देखो, अब जिस हिसाब से बी का मान घटेगा उसी हिसाब से ए का मान बढ़ेगा। तो अनुक्रमानुपाती में क्या याद रखना है आपको, जिस प्रकार से अनुक्रमानुपाती में सामने वाली वैल्यू बढ़ती है या घटती है, उसी हिसाब से पहले वाली वैल्यू भी बढ़ती है घटती है। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में इसका अपोजिट होता है, ठीक। यानी इसमें यदि बी का मान बढ़ा दिया जाए तो ए का मान घट जाएगा, बी का मान घटा दिया जाए तो ए का मान बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। चिन्ह तो यही बनता है, लेकिन यहाँ पर वस्तुओं को जो भी होगा इसको अपान में लिख दिया जाएगा। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। तो अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट है कि दो कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र, यानी जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो कणों के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। यानी जो आपका द्रव्यमान केंद्र होता है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो भी उसमें कण होंगे, ठीक। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखिए, अगला लिखा है बल आघूर्ण सदिश राशि। अब देखो, राशियों में तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जिसने इसके पहले का वीडियो देखा है, जिसपे हमने आपको एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक बताई थी, इंपॉर्टेंट ट्रिक कह सकते हैं, उस ट्रिक से आपको कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सुपर ट्रिक है। और वैसे तो आप ज्यादातर याद करते होंगे, कुछ लोग क्या बनाते हैं, टेबल बना लेते हैं, सदिश राशियों को 50 एक पेज में लिख लिया, अदिश राशियों को अलग लिख लिया, अदिश राशियां अलग लिख रहे हैं, ठीक। तो ये सब काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आज के जमाने में आप लोग जानते हो हार्डवर्क के साथ साथ
समझो बात को। हार्ड वर्क के साथ साथ यदि आपका स्मार्ट वर्क नहीं है तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आप ये समझो, जिस एग्जाम में आप बैठते हो उस एग्जाम में जरूरी नहीं जितना आपको नॉलेज है उतने ही नॉलेज वाले बैठे। हो सकता है आप 1 वर्ष से तैयारी कर रहे हो लेकिन उसमें जो लोग बैठेंगे वो 5-5 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आपको उतनी साइंस ना आती हो, आपने 2 ही 3 महीने से पढ़ना चालू किया, लेकिन उसमें ऐसे भी लोग होंगे जो पिछले 4-5 साल से पढ़ रहे होंगे। एक ही एग्जाम है, एक ही प्रश्न पत्र है, वहां वो लोग भी बैठे हैं जो 5-5 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं, और वहां वो लोग भी हैं जो बिल्कुल नए गए हैं 1 या 2 महीने में। तो आप ये समझो कंपटीशन इतना आसान नहीं है, और सब कुछ हार्ड वर्क से आप तैयार नहीं कर सकते हो। ठीक, अगर हमेशा पढ़ाई में आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो फिर समझ लो सफलता के चांस बहुत कम है। तो आपको उसमें हमने क्या ट्रिक बताई है कि कैसे सदिश और कैसे अदिश। जिसने भी वो वीडियो देखा है आप तुरंत समझ गए होंगे ये सदिश क्यों है, और जिसने नहीं देखा तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए। पूरे 8 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, लेकिन जो 8वां लेक्चर है उस पे हमने आपको ट्रिक बताई है। ठीक, अब देखो फिर से समझ लो ट्रिक, इसमें क्या है, रिवीजन भी हो जाएगा। हमने बताया था वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। ये 7 वर्ड लिख लो जो लोग नोट्स बना रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। ये आपको कहीं भी मिल जाए तो स्वयं ये सदिश है। ये जो 7 राशियां हमने बताई ये स्वयं कैसे हैं, सदिश हैं। ठीक, और जिनके अंत में ये लग जाए, जिनके अंत में ये लग जाए वो भी कैसे बन जाते हैं, सदिश। तो वो भी सदिश हो जाते हैं। यही तो ट्रिक हमने बताई थी। अब ध्यान से समझो, हमने क्या बोला था, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। अब देखो गौर से, इसमें इसमें आघूर्ण जुड़ा है कि नहीं, इसमें आघूर्ण जुड़ा है। तो आघूर्ण आ गया, हमने केवल एक आपको पॉइंट लिखवाया था अपवाद के रूप में, जड़त्व आघूर्ण। क्या लिखवाया था, जड़त्व आघूर्ण। यानी जड़त्व आघूर्ण आपका अपवाद के रूप में ये होता है आपका प्रदिश राशि। ये क्या होता है, प्रदिश राशि। ध्यान से समझने का प्रयास करो। और अदिश राशि, सदिश राशि, और इसमें ये क्या हो जाएगा, प्रदिश राशि। प्रदिश राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंसर। ठीक, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंसर राशि। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझो, जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो आपका प्रदिश राशि होता है। बाकी दुनिया में जितने भी आघूर्ण वो सब कैसे हैं, सदिश राशि। वो जो हमने 7 पॉइंट आपको बताए वो बस 7 पॉइंट याद कर लो, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। ये लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये स्वयं सदिश होते हैं। किसी के अंत में ये जुड़े हैं तो वो भी सदिश होते हैं। बाकी दुनिया में आपका जो कुछ भी बचा वो सब अदिश राशि कहलाएगा। ठीक, आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। अब देखो इसी में आगे बढ़ो, बल, आघूर्ण, सदिश राशि। फिर लिखा है वेक्टर टाउ इक्वल वेक्टर आर क्रॉस एफ। तो ये है आपका क्या, सदिश स्वरूप। फिर लिखा है इसकी दिशा राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करते हैं। यानी ये राइट हैंड थंब रूल कई बार आ चुका है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो इसकी दिशा किससे ज्ञात करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। अगला पॉइंट देखो, अगला लिखा है यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल आघूर्ण शून्य, परिणामी बल आघूर्ण, बल आघूर्ण यानी टाउ, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा है वेक्टर टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, ये इसका सदिश रूप है। इसकी दिशा राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करते हैं। लेकिन कह रहा है यदि किसी वस्तु का परिणामी बल, सॉरी, परिणामी आघूर्ण शून्य हो तो वस्तु घूर्णन गति नहीं करेगा तथा संतुलन में रहेगा। उसके कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु है उसका परिणामी बल आघूर्ण यानी जो रिजल्टेंट आपका बल आघूर्ण होगा, यदि वो शून्य है, वो कैसा है, शून्य है, तो उस स्थिति में उसको घूर्णन गति नहीं करेगा तथा संतुलन में रहेगा। ठीक, तो नॉर्मल सा पॉइंट है। आगे समझो, उसका अगला पॉइंट क्या दिखा है, यदि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण अधिक है, ध्यान दो जरा, यदि किसी पिंड का, अब यहाँ पर देखो बल आघूर्ण है, ये जड़त्व आघूर्ण लिखा है। जड़त्व आघूर्ण को आई से डिनोट करते हैं। ठीक, जड़त्व आघूर्ण अधिक है तो वह जल्दी घूर्णन गति नहीं प्रारंभ करेगा। अब देखो यहाँ पर, वह जल्दी घूर्णन गति नहीं प्रारंभ नहीं करेगा, लेकिन एक बार गति प्रारंभ हो जाए तो आसानी से नहीं रुकेगा। कहने का मतलब, यदि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण अधिक है, यानी आई का मान कैसा है, अधिक है। ध्यान से समझो, यदि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण अधिक है तो वह जल्दी घूर्णन गति नहीं करेगा, यानी जल्दी प्रारंभ नहीं करेगा, लेकिन अगर एक बार प्रारंभ हो जाए तो आसानी से फिर रुकेगा नहीं। समझ गए ना बात को, यानी पहली बात तो जल्दी गति नहीं करेगा, और गति किया तो फिर आसानी से रुकेगा नहीं। कब, जब उसका जड़त्व आघूर्ण
बहुतत्व को। अगला पॉइंट दिया गया है, यदि किसी पिंड का कोणीय वेग तथा कोणीय त्वरण नियत रहता है, ध्यान दो उसका कोणीय वेग भी नियत है और कोणीय त्वरण भी नियत है, लेकिन वह रेखीय वेग तथा रेखीय त्वरण नियत नहीं रहता। यानी उसके कहने का मतलब है, यदि कोई ऐसा पॉइंट है, यानी ऐसा कोई बिंदु है जिसका कोणीय वेग, ध्यान से समझो इसको, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, ठीक, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण नियत है। कैसे नियत है, लेकिन रेखीय वेग तथा रेखीय त्वरण नियत नहीं रहता, ठीक। यानी कोणीय वेग और कोणीय त्वरण नियत रह सकता है, लेकिन उसका जो रेखीय वेग है और जो रेखीय त्वरण वो नियत नहीं रहेगा। अगला पॉइंट क्या दिया है, यदि किसी लुढ़कती हुई गेंद में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, किसी लुढ़कती हुई गेंद में, लुढ़कती हुई गेंद का मतलब समझ रहे हो, जब हम लोग बचपन में जो खेलते थे ना ढूंगा दो नीचे की ओर, तो उसको कहेंगे लुढ़कती हुई गेंद। और लुढ़कती हुई गेंद में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, तो दो प्रकार की होती है। इसका आप जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो ध्यान से समझो, कहने का मतलब क्या है, लिखा है किसी लुढ़कती हुई गेंद में दो प्रकार की ऊर्जा, यानी कोई गेंद यदि वो लुढ़क रही है तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा होती है, एक होती है आपकी घूर्णन गतिज ऊर्जा, एक होती है रेखीय गतिज ऊर्जा। देखो घूर्णन गतिज ऊर्जा फार्मूला होता है के आर इक्वल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आई क्या है ये भी समझ लो, आई है आपका जड़त्व आघूर्ण, ठीक, जड़त्व आघूर्ण, और इसमें जो ओमेगा है वो है आपका कोणीय वेग, तो क्या है कोणीय वेग। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। आई जड़त्व आघूर्ण है, ओमेगा है कोणीय वेग, तो के आर बराबर इसका फार्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और जो दूसरा इसमें दिया गया है, ठीक है, जो दूसरा इसमें दिया गया है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें एम क्या है, तो एम होता है आपका कण का द्रव्यमान और वी होता है आपका वेग, ठीक। आई होप आप पॉइंट समझ गए हो। यानी कोई गेंद यदि लुढ़क रही है तो उसमें दो ऊर्जा होती हैं, एक घूर्णन गतिज ऊर्जा और एक रेखीय गतिज ऊर्जा। देखो घूर्णन गतिज ऊर्जा का मतलब, क्योंकि वो गेंद जो है, क्योंकि वह गेंद जो है वो रोल, जैसे ये आपके बॉल है, ध्यान से समझना, तो ये जब जाएगी तो ऐसे घूमते हुए जाती है, ठीक ना, ऐसे रोल करेगी, तो उसकी वजह से ये हो जाएगी आपकी घूर्णन गतिज ऊर्जा। और फिर एक आगे रेखीय दिशा में बढ़ भी रही है, यानी आप मान लो पहले गेंद यहाँ पर थी, ठीक है ना, अब गेंद आ गई यहाँ पर आपकी, तो यहाँ से यहाँ तक ये चल कर आई, तो ये रेखीय गति होगा, और ये जो लुढ़क रही है गोल गोल ढुनगेगी जो, ठीक है ना, उसकी वजह से हो जाएगी घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो कोई भी गेंद यदि आपकी लुढ़क रही है, कोई भी गोल वस्तु, तो उसमें हमेशा दो ऊर्जाएं होती है, ठीक। अगले लिखा है फॉर प्योर रोलिंग, ठीक, इसके लिए फार्मूला होता है v बराबर आर ओमेगा, यानी वेग बराबर आर इंटू कोणीय वेग, ठीक। तो ये फार्मूला, फिर अगला लिखा कोणीय वेग संवेग सदिश राशि। फिर देखो हमने क्या बताया था, वेग त्वरण बल आघूर्ण तीव्रता विस्थापन प्रवणता ये, या फिर किसी के ये अंत में आ जाए, या फिर किसी के अंत में आ जाए, तो ये हमेशा सदिश राशि होती है। अब देखो संवेग के अंत में वेग जुड़ा है, तो ये हो गया। अब इसके पहले कोणीय जुड़ा, उससे कोई मतलब नहीं, जहां भी वेग मिल जाए आपको वो सदिश राशि है, किसी के साथ जुड़ा हो या स्वयं अकेले हो। फिर आगे क्या लिखा है, फार्मूला भी उसका देखो लिखा है, फार्मूला का वेक्टर जे बराबर एम बी क्रॉस आर, ठीक। तो ये इसका कोणीय संवेग का फार्मूला हो गया, इसको जे से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक एक जूल सेकेंड होता है या एक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, तो ये इसके हो गया मात्रक। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट लिखा हुआ है बल आघूर्ण कोणीय संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यानी याद से यदि कोई पूछ दे कि बल आघूर्ण यानी टाउ किसके बराबर होता है, तो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। कहने का मतलब टाउ बराबर डेल्टा जे बटे डेल्टा टी, ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोणीय संवेग परिवर्तन के दर के। किसका फार्मूला है ये, बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, तो बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं। अगला देखिए, अगला लिखा है पॉइंट इफ टाउ इक्वल जीरो, ध्यान से समझिए, यानी कहने का मतलब यदि बल आघूर्ण शून्य है, देन J1 बराबर J2, ठीक। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, और इसको कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यानी कहने का मतलब यदि किसी वस्तु पर बल आघूर्ण शून्य, यानी किसी वस्तु का बल आघूर्ण शून्य हो, तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो आपस में बराबर होते हैं, यानी J1 बराबर J2, और J बराबर ही फार्मूला होता है आपका आई ओमेगा। तो इस वजह से ये J1 बराबर J2 हो गया, ध्यान से समझो, ये J1 बराबर J2 हो गया। तो इसी फार्मूला J बराबर आई ओमेगा की वजह से I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले का यूज करते हैं जब आपको दो कोणीय
वेग दिए जाएं और एक जड़त्वाघूर्ण दिया जाए, एक का मान पूछा जाए, तब इसका हम लोग अक्सर फॉर्मूला लगाते हैं, यानी I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। ठीक है ना, I2 और ये I होगा यहाँ पर। ठीक, I2 ओमेगा 2। ठीक, अब समझोगे यहाँ पर I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 में इसमें हमेशा आपको तीन चीजें दी जाएंगी, या तो दोनों जड़त्वाघूर्ण दिए जाएंगे, एक कोणीय वेग दिया जाएगा, या फिर दोनों कोणीय वेग दिए जाएंगे और एक जड़त्वाघूर्ण। तो इस फार्मूले के यूज से हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट समझो, लिखा है परिभ्रमण त्रिज्या के बराबर अंडर रूट आई अपान, यानी जो परिभ्रमण त्रिज्या होते हैं उसको के से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट आई बटे एम। आई होता है आपका जड़त्वाघूर्ण, एम होता है कण का द्रव्यमान। अगला पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट लिखा हुआ है समांतर अक्ष प्रमेय। समांतर अक्ष प्रमेय क्या होता है, फार्मूला आई इक्वल आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये फार्मूले आपको आसानी से ऐसे याद करने पड़ेंगे। फिर लिखा है लंबवत अक्ष प्रमेय, जो लंबवत अक्ष प्रमेय होता है उसका फार्मूला होता है आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई। आई है आपका जड़त्वाघूर्ण, यहाँ पर कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी, ये आई जेड बराबर कितना है, आई एक्स प्लस आई वाई, तो जो अक्ष होते हैं। ठीक, आई होप आप ये भी पॉइंट समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, अगला लिखा है घूर्णन गति में किया गया कार्य, यानी W बराबर टाउ डी थीटा है, किसके बराबर होता है, डेल्टा के। यानी घूर्णन गति में किया गया कार्य के दो फार्मूले होते हैं, एक W बराबर टाउ थीटा और एक W बराबर होता है डेल्टा के। ठीक है, एक ये होता है घूर्णन गति में किया गया कार्य और एक W बराबर क्या होता है, टाउ थीटा। टाउ को आप भली बात जानते हो, ये क्या होता है, बल आघूर्ण, और थीटा होता है आपका एंगल। ठीक, तो आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बल आघूर्ण के लिए बल का केवल लंबवत घटक उत्तरदायी होता है, यानी जो बल आघूर्ण होता है आपका टाउ, उसके लिए केवल उसका लंबवत घटक उत्तरदायी होता है, समांतर घटक से कोई मतलब नहीं होता। अगला लिखा है घूर्णन गति में शक्ति अथवा क्षमता P बराबर टाउ ओमेगा। अब देखो शक्ति को P से डिनोट करते हैं, यानी पावर, और जो क्या है बराबर टाउ ओमेगा, तो ये शक्ति का फार्मूला है। टाउ होता है आपका बलागुण, ओमेगा होता है कोणीय वेग। ठीक, अगला पॉइंट देखो क्या लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जड़त्व आघूर्ण टेंशन राशि। ठीक, अब देखो जो हमने ट्रिक बताई थी आपको, वेग त्वरण बल आघूर्ण तीव्रता विस्थापन प्रवणता, ये किसी के अंत में मिल जाए तो ये होती है सदिश राशियां, और ये स्वयं भी सदिश होती है, लेकिन यहाँ भी आघूर्ण जुड़ा हुआ है तो गलती से यहाँ पर आप सदिश मत कर देना। ठीक, क्योंकि हमने लिखवाया था कि कुछ अपवाद होते हैं, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, कुछ अपवाद होते हैं, वैसे जो जड़त्व आघूर्ण है आपका ये प्रदिश राशि है। ध्यान से ध्यान, प्रदिश राशि यानी इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टेंशन राशि। आई होप आपको दुनिया के जितने भी आघूर्ण हैं सभी सदिश राशि हैं, लेकिन जड़त्व आघूर्ण आपका प्रदिश राशि है। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला लिखा हुआ पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रति पिंड का जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होता है। आप समझो, यानी पिंड के द्रव्यमान केंद्र, यानी जो उसका द्रव्यमान केंद्र होता है वहां से गुजरने वाली अक्ष के प्रति यदि कोई पिंड है तो पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होगा यानी आई का मान कैसा होगा, न्यूनतम होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद कर लीजिए। अगला लिखा है एक लंब अक्षों का प्रमेय, लंब अक्षों का प्रमेय केवल समतलीय पिंडों के लिए सत्य है, यानी जो लंब अक्ष होते हैं उनकी जो प्रमेय है वो किसके लिए है, सत्य है, केवल समतलीय पिंडों के लिए। ठीक, रिंग चकती पटल इस टाइप का जो आपका होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है कोणीय संवेग के लिए रैखिक संवेग का केवल लंब घटक उत्तरदायी होता है। अब देखो जैसे इसमें लंब अक्षों का जो प्रमेय है वो केवल समतलीय पिंडों के लिए सत्य है, वैसे ही कोणीय संवेग के लिए उसका रैखिक संवेग का केवल लंब घटक उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, उसका लंब घटक उत्तरदायी होता है किसके लिए, कोणीय संवेग के लिए। अगला देखिए फार्मूला क्या है, अगला लिखा है वेक्टर जे इक्वल आर क्रॉस पी। ठीक, तो ये इसका सदिश स्वरूप लिखा है, जे होता है आपका कोणीय वेग और पी होता है रेखीय संवेग। जे कोणीय संवेग, पी रेखीय संवेग। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला लिखा है के आर बराबर जे स्क्वायर अपान 2 आई। के आर है आपकी घूर्णन गतिज ऊर्जा, आई जड़त्व आघूर्ण, जे कोणीय संवेग। ठीक, तो ये नॉर्मल सी चीज आप समझदार हो। के आर होता है घूर्णन गतिज ऊर्जा, के आर इक्वल क्या होता है, जे स्क्वायर बटे 2 आई, तो ये इसका फार्मूला हो गया। अगला देखिए लास्ट पॉइंट, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कोणीय चाल पर निर्भर नहीं करता, यानी कोई पिंड है जो उसका जड़त्व आघूर्ण, कहने का मतलब आई, वो किस पर निर्भर नहीं करता, कोणीय चाल। कोणीय चाल का मतलब ओमेगा, यानी ओमेगा पर निर्भर नहीं करता। आई होप ये पॉइंट समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आपका पार्ट 9 यानी लेक्चर 9 मैकेनिक्स का। इसी तरीके से 7 से 8 वीडियो और इसके आएंगे, जिससे आपका मैकेनिक्स A to Z यानी जीरो लेवल से टॉप लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ऑप्शन
जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ऑप्शनल, जितने भी एग्जाम आपके एसएससी के हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल होगा, जहां भी आपका मैकेनिक्स नाम का चैप्टर है, कोई भी शायद ही टॉप पॉइंट होगा जो हमने छोड़ा, और लगभग इसमें सभी पॉइंट क्लियर किए ना। इसी से 17 से 18 लेक्चर इस वजह से इसके आएंगे। ये था लेक्चर नंबर 9, इसके बाद 10, 11 ऐसे करके अभी 7 से 8 लेक्चर और आए होंगे। आई होप आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, वो भी सबसे पहले। सभी लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।